हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को फिजिक्स के एक चैप्टर का वीडियो भेजा था। आज मैं चैप्टर 1 जो कि केमिस्ट्री के अंदर आता है उसका वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इसको पढ़ के और इसके क्वेश्चन आंसर्स को याद करो। मैं आपको एक बार पहले थोड़ा सा इसका ब्लूप्रिंट बता दे रहा हूँ, इसमें पढ़ना क्या है। मैं आपको इसकी फ़ोटो भी भेज दूँगा। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है मैटर। मैटर मीन जो हमारे आसपास में सराउंडिंग में जो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उनको हम मैटर कहते हैं। मैटर को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक स्टेट ऑफ मैटर और दूसरा मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मीन्स स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर मैटर बनता है। अब अगर हम स्टेट की बात करें तो यहाँ पर स्टेट में आपको तीन स्टेट पढ़ना है: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। एंड मैटर जो है इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। इसके अंदर हमें पढ़ना है फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल का फिजिकल नेचर कैसा है, किस तरह से है, किस तरीके का है। और उसके बाद हमारा इसमें तीसरा आता है केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। तो जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर हमें मेन इसकी मैं प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ। सॉलिड का जो शेप है वो डेफिनिट होता है, वॉल्यूम डेफिनिट होता है, ये फ्लो नहीं करता है, इसके पार्टिकल जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। हम एक एक करके इसको अंदर डिफाइन करेंगे। उसके बाद ये इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब इतना वो कंपोज मतलब इतना अटैच्ड होता है कि हम उसको दोबारा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। सॉलिड के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके आसपास में। बेड होता है, बोर्ड है, टेबल है, चेयर है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे सॉलिड के अंदर आता है। लिक्विड में इसकी जो है अपनी शेप नहीं होती है, इसकी डेफिनिट शेप नहीं होती है। हम जिस यूटेंसिल में इसको रखते हैं लिक्विड को, उसी का शेप ले लेता है। उसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स होता है। जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, वो फ्लो कर सकता है। उसके बाद इसके पार्टिकल जो है लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए हम उसके अंदर कोई भी चीज़ को इमर्ज कर सकते हैं। अगला इसमें पॉइंट है इसकी जो कंप्रेशन है वो लीटल होता है। जैसे वाटर हो गया, आपका मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, ये सब एग्जाम्पल जो हैं वो लिक्विड के हैं। तीसरा जो स्टेट है वो गैसियस स्टेट। इसकी कोई डेफिनिट शेप नहीं होती है, इसका कोई डेफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है, इसका कोई डेफिनिट मतलब किसी भी टेंशन में रखोगे उसके शेप का ले लेगा। ये फ्लो भी कर सकता है, इसके पार्टिकल बहुत ही लूजली अटैच होते हैं। इसी यही रीजन है कि हम एयर में यानी गैस में बड़े तेजी से भाग लेते हैं, जबकि लिक्विड में हमें थोड़ी सी सुविधा होती है पानी में भागना, और दीवार को क्रॉस करके भागना तो इंसान के बस का है नहीं, वो भूतों का काम है। तो सॉलिड से हम बिल्कुल ही क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अब हम एक एक करके इसमें पढ़ेंगे, केमिकल चेंजेस भी आएगा, लेकिन एक एक करके हम इसको डिफाइन करते जाते हैं। आप लोग वीडियोस को ध्यान से सुन के इसको समझना, अपने एनसीईआरटी को पढ़ना, और उसके बाद आपको जो दिक्कत आएगी वो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो डाउट क्लास के अंदर। तो अब हम 1 बाय 1 करके इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, और आप लोग इसको ध्यान से सुनना, आप एनसीईआरटी को पढ़ना, फिर आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की। मैटर क्या है? मैटर वो थिंग्स है जिससे हमारे सराउंडिंग के सारी चीज़ें बनी होती है। हमारे घर के अंदर जो भी हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाला चीज़ है, उन सब चीज़ों को बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको हम मैटर कहते हैं। जैसे टेबल है, चेयर है, बेड है, अलमीरा है, टीवी है, फ्रिज है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर से बना हुआ है। अब मैटर का फिजिकल नेचर के विषय में हम पढ़ेंगे। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हम एक एक चीज़ को देखकर छोटा करेंगे, और छोटा होगा और छोटा होगा, छोटे से छोटे पार्ट में इसको ब्रेक किया जाता है, और उस छोटे पार्ट को हम पार्टिकल्स कहते हैं। यानी कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। अब इस पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स आर मेड
particles of matter are continuously moving. मैटर पार्टिकल्स जो होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं। आप इसको ध्यान से देख सकते हो। अगर कभी आपने खिड़की के बाहर से ध्यान देखा होगा, छोटी सी लाइट की बीम अगर हमारे रूम में आ रही होती है तो उसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें अंधेरे से तो उसमें हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं। और जो रीजन है इसका कि वाई पार्टिकल्स आर मूविंग, तो उसके पीछे रीजन है बिकॉज दे पॉसेस काइनेटिक एनर्जी। शायद आप लोगों ने थोड़ा बहुत काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के विषय में 8 में भी पढ़ा होगा। बाकी हम डिटेल इसमें एनर्जी चैप्टर में पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के 2 पार्ट होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आर द एनर्जी पोसेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन होता है, जबकि काइनेटिक एनर्जी आर द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू मोशन होता है। तो चूंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर मूविंग होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, इसीलिए वो मूव करते रहते हैं। अब क्वेश्चन है कि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होने का रीजन क्या है। तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होने का सबसे बड़ा रीजन है टेम्परेचर। चूंकि टेम्परेचर आपको पता है कि जब हमारा एयर वार्म होता है तो ग्लो करता है, तो चूंकि मैटर के अंदर एयर भी आता है, तो जब वो हीट होता है तो हीट होने के चलते उसका टेम्परेचर राइज करता है। तो टेम्परेचर राइज करता है तो पार्टिकल जो है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के चलते वो मूवमेंट करने शुरू कर देता है। पार्टिकल की दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब इनके बीच में स्पेस होता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि 3 तरह का मैटर में आ गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड के अंदर स्पेस कम होता है, लिक्विड के अंदर कंपैरेटिवली सॉलिड से ज़्यादा होता है, और गैसियस के अंदर बहुत ही ज़्यादा होता है। तीसरी प्रॉपर्टीज है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी मैटर हैं उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से अटैच होते हैं। अब यहाँ भी डिफरेंसेस होता है। सॉलिड पार्टिकल हाईली अटैच्ड, liquid comparatively lower than solid, and gaseous very low। मतलब गैसियस के पार्टिकल बहुत ही लूजली अटैच होते हैं। इसलिए अभी मैं आपको बता रहा था कि गैसियस सब्सटेंसेस से हम के अंदर से हम क्रॉस करते हुए तेजी से भाग सकते हैं। लिक्विड में स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, और सॉलिड में पॉसिबल ही नहीं होता है क्रॉस कर पाना। तो इस तरह से हमने पढ़ा मैटर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में हमने 3 चीजें पढ़ी। दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, नंबर 1 रीजन वाज काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, और इसके पीछे रीजन है आप कह सकते हो कि सॉलिड के लिक्विड के अंदर स्पेस होता है, इसीलिए हम जब उस लिक्विड के अंदर चीनी डालते हैं तो वो घुल जाता है, या मिट्टी डालते हैं तो वो मड बन जाता है। और गैसियस के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, ह्यूमन बीइंग, ये सब मूव करते रहते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो गैस है उसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। The space between particles and kinetic energy of particle is minimum, दोनों चीज, in solid, intermediate in liquid, and maximum in gases. Listen again, the space between the particles and kinetic energy, दोनों चीज, minimum in solid, intermediate in liquid, एंड मैक्सिमम इन गैस, यानी गैस में सबसे ज़्यादा होता है और सॉलिड में सबसे कम होता है, और इन दोनों के बीच में जो लिक्विड है उसमें इंटरमीडिएट होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो हाईली अटैच्ड होते हैं, जबकि लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है और गैस में जो है वो वीकेस्ट होता है। इसलिए इसको अलग अलग किया गया, क्योंकि उसका इसमें जस्ट अपोजिट है। अब इन चीज़ों को आप डिफरेंट एक्टिविटी के तहत समझ सकते हैं कि इसमें ऐसा कैसे होता है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड,
मोर इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैस। इसका भी मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया। तो इस तरह से हम बात करते हैं थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एग्जांपल अगर हम दें तो इसका जो एग्जांपल है, बोन्स, हमारे बॉडी के अंदर बोन्स है, टीथ है, ये सब सॉलिड होते हैं, और ब्लड और वाटर जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है वो लिक्विड है, और जो हम लंग्स के अंदर गैस लेते हैं वो ऑक्सीजन या जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये हमारा गैसियस होता है, गैस होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट्स, जैसा अभी बता रहा था, सॉलिड स्टेट का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है 4 मेन है। पहला डेफिनिट शेप, दूसरा डिस्टिंक्ट बाउंड्री, यानी बाउंड्री इसकी फिक्स होती है, तीसरा रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, ये रिजिड होता है, इसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं, और ये इनकम्प्रेसिबल होता है, उसको हम दबा भी नहीं सकते हैं। एक रबर का बॉल है, उसको आप पकड़ के दबा सकते हो क्योंकि उसके अंदर गैस भरा होता है, और सॉलिड एक बॉल है, उसको आप अगर पकड़ के दबाने की कोशिश करोगे तो आप नहीं दबा पाओगे। एंड चौथा जो है डेफिनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम डेफिनिट होता है। जैसा आपको पता है वॉल्यूम जो होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये फिक्स है, इसमें हाथ से हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। तो लिक्विड आपको एग्जांपल पता है, लिक्विड में आप कह सकते हो वाटर, नींबू पानी वगैरह वगैरह सारे लिक्विड होता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड की अगर हम बात करें तो ये फ्लूइड होता है, रिजिड नहीं होता है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी लो होती है, इसका डेफिनिट शेप और डेफिनिट बाउंड्री नहीं होता है। एक गिलास पानी को अगर हम बाल्टी में डाल देंगे तो बिल्कुल नीचे जाकर बैठ जाएगा, और उसी बाल्टी के पानी को अगर हम ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि इसकी डेफिनिट शेप नहीं होती है, डेफिनिट इसकी बाउंड्री नहीं होती है, जिस यूटेंसिल में हम उसको डालेंगे उसी का शेप ले लेगा, और इसका डेफिनिट वॉल्यूम भी नहीं होता है। इसकी जो वॉल्यूम है वो भी बदल सकता है, वो भी जैसा जैसा शेप में हम ले जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली उसका वॉल्यूम आ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके अंदर force of attraction between the particles of liquid kept its volume same। किसी भी लिक्विड का पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसका वॉल्यूम को सेम रख सकता है। अगर हम उसको एक ही वेसल में रखते हैं तो सेम रहता है। लिक्विड आर सब्सटेंसेस हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप। वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम जो है वो इसका फिक्स है, डेफिनिट वॉल्यूम है, डेफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है, नहीं डेफिनिट वॉल्यूम है, लेकिन उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है। जिस यूटेंसिल में हम उसको डालते हैं वो उसी यूटेंसिल का शेप ले लेता है, बट वॉल्यूम सेम रहेगा। मेरे गलती से कहा गया कि वॉल्यूम सेम नहीं होता है, बट वॉल्यूम सेम रहेगा। The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. Due to these gases, aquatic plants and aquatic animals are able to survive। क्योंकि प्लांट में जो लिक्विड में इस जो स्पेस है उसी के चलते एक्वेटिक एनिमल जो है उसमें सरवाइव कर जाते हैं। अगर उसमें स्पेस नहीं होता तो एक्वेटिक एनिमल्स उसमें सरवाइव नहीं कर पाते, वो मूवमेंट नहीं कर पाते। अगला हमारा पॉइंट है, हाँ इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज मच मोर इन लिक्विड देन इन सॉलिड ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ लिक्विड। पार्टिकल के लिक्विड जो है इजीली मूव करते हैं, इसलिए वो जल्दी डिफ्यूज हो जाता है। अब हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं। तो गैसियस स्टेट जो है, जो फ्लूइडिटी होती है, जो फ्लूइड होता है, जो मतलब एयर है वगैरह, ये गैस का एग्जाम्पल है। अब अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसके अंदर फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइड है, ये फ्लो करता है, फ्लो करता है। दूसरा है इसका टेम्परेचर है, हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसका कंप्रेशन हाई होता है। इट हैव नो डेफिनिट बाउंड्रीज,
एंड नो डेफिनिट से, मतलब इसका बाउंड्री भी डेफिनिट नहीं होता है, शेप भी डेफिनिट नहीं होता है और वॉल्यूम भी डेफिनिट नहीं होता, तीनों ही इनडेफिनिट है, इसमें तीनों ही बदलता रहता है। एंड द पार्टिकल्स इन अ गैस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, हेंस gases can flow. Gases are substances that do not have fixed volume and occupy all the volume available to them. जिस बर्तन में, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा इसमें, जब गैस का सिलेंडर, चूंकि अंदर आपको पता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है उसके अंदर, तो गैस का सिलेंडर कभी भी आपको उल्टा करने की जरूरत नहीं होती है। जब आप पानी पी रहे होते हो तो ग्लास को आप ऐसे बढ़ाते हो, ऐसे ऊपर मुंह ले जाते हो, तब जाकर वो ग्लास खत्म होता है। जबकि सिलिंडर गैसियस वाला जो बर्तन है वो नीचे से खत्म होते होते, जब भी खत्म होता है नीचे से ही होता है और ऊपर आकर इकट्ठा हो जाता है। यानी कि गैस अगर आप देख सकते हो तो देखो तो आपको पूरे उसके अंदर बॉटल के अंदर दिखाई देगा, तब तक जब तक कि वो पूरा खत्म ना हो जाए, और जब भरा होता है तो कंप्रेस करके उसको भरना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि क्या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर चेंज हो सकता है, तो इसका आंसर आप खुद ही यस या नो में दोगे। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। पहले आइस किस शेप में होगा, आइस किस स्टेट में होगा, आप समझ सकते हो, सॉलिड में। उसी आइस को जब हम बाहर निकाल कर एक बर्तन में रख देते हैं तो डिफ्यूज होकर के वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सॉलिड यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के पीछे जो रीजन होता है वो होता है चेंज इन टेम्परेचर। बच्चों, जब तक वो फ्रिज के अंदर था, सॉलिड फॉर्म में था, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर लो था, वाटर को फ्रीज कर दिया गया है, इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट पर लिक्विड जो है सॉलिड में फ्रीज हो गया, और जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो फिर वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से टेम्परेचर लेकर के अपने टेम्परेचर को राइज करता है, और टेम्परेचर राइज होने के चलते जो आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और उस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड at atmospheric pressure. What is melting point? The temperature at which a solid melt to form liquid at atmospheric pressure is called its melting point. मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और आपने पढ़ा है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन होता है, 273.16 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट के अंदर टेम्परेचर जो है वो कभी राइज नहीं होता है, क्योंकि उसी टेम्परेचर के चलते तो वो मेल्ट हो रहा होता है। आप उसको थर्मामीटर से मेजर कर सकते हो, जब तक पूरा का पूरा वाटर में मेल्ट नहीं हो जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर वो 0 डिग्री ही रहेगा, और जब पूरा मेल्ट हो जाएगा तब जाकर धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता है। अब यहाँ पर एक टर्म और आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि हमने सॉलिड को रखा, वो मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम, इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। अब फ्यूजन का लेटेंट हीट जो है, लेटेंट हीट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg solid into liquid state at its melting point at atmospheric pressure. This is known as latent heat of fusion. Means 1 kg solid को liquid में convert होने के लिए जो heat की requirement है, कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी जैसे हमने कहा कि सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड बनता है, लिक्विड को अगर हम बॉयल करते हैं तो गैस में भी कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा। तो कन्वर्ट होने से पहले बॉयल होता है, आपने देखा होगा
अगर हम गैस स्टोव पर वाटर रखते हैं पतीले में, एक यूटेंसिल में, और उसको गर्म करते हैं तो पहले वाटर बॉयल होता है, और बॉयल होकर के जैसे बॉयल हो जाएगा, बॉयल होकर के वो लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट होने लगता है। यानी कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड boil to form vapor at atmospheric pressure is called its boiling point. Boiling point क्या हुआ? The temperature at which a liquid boil to form vapor at atmospheric pressure is called its boiling point. बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम केल्विन में बात करें तो 273 डिग्री केल्विन होता है। 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट, 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट, 273 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट, 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट। अब चूंकि वाटर यहाँ पर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg liquid to its gaseous state at atmospheric pressure. The amount of heat required to change 1 kg liquid to its gaseous state at atmospheric pressure is known as latent heat of vaporization. स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान से देखो, वेपोराइजेशन के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट राइज इवन थ्रो हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूअसली। वो भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, 100 से ज्यादा नहीं होगा, वो वहां तक होने के बाद ही वो वेपर में कन्वर्ट होने लग जाता है। चाहे आप कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई करो, the supplied continuously as its heat of vaporization is used to overcome to the force of attraction between water particles. अब हम बात करते हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। सॉलिड से लिक्विड हीट जरूरत होता है, लिक्विड से गैस भी हीट जरूरत होता है। फिर उस गैस को अगर हम कूल करें, ठंडा करें तो दोबारा लिक्विड में आ सकते हैं, और उस लिक्विड को अगर हम कूल करें तो हमारा जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक टर्म आता है सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग and of vapor into solid on cooling without passing through intervening liquid state is known as sublimation। मतलब अभी हमने जो पीछे पढ़ा जिसमें पहले सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, फिर लिक्विड से गैस में जा रहा है, या गैस से फिर लिक्विड में आ रहा है और लिक्विड से फिर सॉलिड में जा रहा है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है। कैन यू गेस व्हाट इज एग्जांपल? जो डायरेक्ट सॉलिड से हम जलाते हैं, उसको बर्न करते हैं तो सीधे सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। बच्चों आप ध्यान से सोचो तो आपके घरों में पूजा पाठ में उसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों कपूर आपने देखा होगा जलाया जाता है, कपूर की जो गोली होती है सॉलिड फॉर्म में होता है। हम जब आरती के टाइम उस कपूर को जलाते हैं तो कोई लिक्विड नहीं होता है, वो पूरा एक ही बार लास्ट में कपूर जलने के बाद हमारे जो बर्तन होता है, जो दिया होता है, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पूरा का पूरा सॉलिड जो है वो गैसियस में कन्वर्ट हो चुका होता है। हाँ, उसमें अगर कुछ इम्प्योरिटीज होती है तो काला काला सा कुछ बच जाता है हमारे बर्तन में, लेकिन अगर प्योर कपूर की बात करोगे तो उसको वैसे हवा में भी रख दोगे तो सीधे सीधे वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा हमारे कपड़ों में हम रख देते हैं कपूर की गोली, और कुछ दिनों के बाद निकालते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता है, केवल सुगंध सुगंध उसका दिखाई देता है, स्मेल स्मेल सुनाई देता है, मतलब समझ में आता है हमें। तो इस प्रोसेस को जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। This process is known as sublimation.
अमोनियम क्लोराइड का भी सब्लिमेशन होता है केमिकल में। अमोनियम क्लोराइड है केमिकल, उसको सॉलिड फॉर्म में होता है। आप उसको अगर बर्न करोगे तो वो सीधे सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है और वो गैस का नाम है अमोनियम क्लोराइड गैस। अब हम बात करते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर हम सॉलिड को कंप्रेस करते हैं, if we compress a gas in a cylinder, the distance between particle of gas is reduced। क्योंकि सॉलिड तो कंप्रेस होता ही नहीं है, टूट सकता है, कंप्रेस नहीं होगा। लेकिन हम गैस की बात करें, आपने एलपीजी की बात सुनी होगी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गैस को हम कंप्रेस करके एक मतलब सिलेंडर के अंदर रखते हैं और उस सिलेंडर से नोट के द्वारा धीरे धीरे उस गैस को निकालकर हम उसका यूज करते हैं। By applying high pressure, the particle of gas can be brought close together। होता क्या है इसमें, हमें सबसे पहले प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है ताकि वो गैस के पार्टिकल जो एक दूसरे से काफी गैप में है वो क्लोजली आ जाए। दूसरा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस इज चेंज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, ध्यान रखना है, क्वेश्चन आया था 1 मार्कर में। व्हाट इज द नेम ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, या व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस। तो ड्राई आइस को सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। तो ड्राई आइस इज चेंज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस directly without changing into liquid when pressure is reduced to 1 atmospheric pressure, and the state of matter, that is solid, liquid and gas, are determined by temperature and pressure। तो ये था हमारा सब्लिमेशन, और उसमें उसके अंदर जो हम प्रेशर का इफेक्ट डालते हैं। अभी हमने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा था और ये हमारा था प्रेशर का इफेक्ट। तो प्रेशर के इफेक्ट में जो हम प्रेस करते हैं, सॉलिड मेल्टिंग के द्वारा लिक्विड बनता है, लिक्विड वेपोराइजेशन के बाद साथ गैस बनता है, गैस कंडेंसेशन से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड जो है फ्रीजिंग के तहत सॉलिड में कन्वर्ट होता है। और एक प्रोसेस जो आपका सब्लिमेशन था, जिसमें डायरेक्ट जो है वो सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है और गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, रिवर्स प्रोसेस के तहत। अब हम बात करते हैं इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन क्या है, छोटा सा टॉपिक है ये, बस खत्म होने वाला है। इवेपोरेशन क्या है, अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर हम गर्मियों में छत पे पानी ले जाके बर्तन में रखते हैं तो शाम होते होते उसका पानी खत्म हो जाता है, और अगर उतना ही वाटर को अगर हम किसी बड़े ग्लास में रखते हैं तो वो खत्म नहीं होता है, क्योंकि एक तरह से जो इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमिना है। A surface phenomena in which liquid changes into vapor at any temperature below its boiling point is called vaporization। मतलब बॉइलिंग पॉइंट के बाहर अगर उसका टेम्परेचर आ गया तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। Particles on the surface of liquid have higher kinetic energy than other। यानी ऊपर का पोर्शन पे हायर काइनेटिक एनर्जी होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है, फिर उसके नीचे का इवेपोरेट होता है, फिर उसके नीचे का इवेपोरेट होता है। तो अगर मान लो कि डेप्थ अगर कम है तो वो जल्दी इवेपोरेट होगा, पूरा का पूरा सरफेस हमारा गर्म हो जाता है और गर्म होकर के होता है। और अगर मान लो कि डेप्थ में पानी ज्यादा है और एरिया में कम है, अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि इसका इफेक्ट कैसे कैसे होता है, तो मतलब फैक्टर कौन कौन से इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि जितने ज़्यादा एरिया में आपका वाटर होगा उतना ही जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा। इफेक्ट ऑफ particles on the surface of a liquid have higher kinetic energy than others, so they break the force of attraction between the particles and escape from the surface of liquid in the form of vapors। Factors affecting evaporation, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। The rate of evaporation depend on, सबसे पहला नंबर एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, मीन्स जितने ज्यादा सरफेस एरिया में एक्सपोज्ड होगा उतना ही फास्टली इवेपोरेशन होगा। दूसरा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब अगर मान लो कि हम सर्दियों में छत पर पानी रख के आएंगे तो उसमें इवेपोरेशन नहीं होगा,
क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर कम होने के चलते उसका इवेपोरेशन नहीं होगा, बिल्कुल स्लो होगा दोपहर में अगर थोड़ा हीट टेम्परेचर हुआ तो। और वहीं गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो हाई होने के चलते इवेपोरेशन फास्ट होता है। ह्यूमिडिटी, व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो इवेपोरेशन रेट इज इंक्रीज। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी इवेपोरेशन कम होगा। और चौथा है हमारा विंड, अगर स्पीड ऑफ विंड ज्यादा है तो भी इवेपोरेशन फास्ट होता है और रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है अगर विंड फ्लो तेजी से हो, और स्लो होगा तो वहां इवेपोरेशन का स्पीड कम होता है। अब हम बात करते हैं कि इवेपोरेशन जो है, आपने देखा होगा मटके में पानी हम रखते हैं तो बाहर का पोर्शन हमेशा मटका हमारे को ठंडा देता है। जहां भी इवेपोरेशन होता है वहां आसपास का जो सरफेस है वो कूलिंग होता है, क्योंकि जब वाटर ड्रॉपलेट्स गर्म होकर के ऊपर की तरफ जाता है तो उस पोर्शन को, उस एरिया को ठंडा करते हुए छोड़ता है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कूलर का। आपने देखा होगा बाहर चिलचिलाती गर्मी, जितने ज्यादा गर्मी होती है उतना ही कूलर का जो हवा है वो हमें ठंडा देता है अगर हम उसमें वाटर पानी डालते हैं तो, क्योंकि पानी कूलर के अंदर जब वो बाहर से गर्म हवा को खींचता है तो कूलर का चेंबर का अंदर का पानी का जो है टेम्परेचर इवेपोरेट होता है और वो वाटर ड्रॉपलेट बन करके और कूलर का जब हमारे रूम के कमरे के अंदर आता है और कमरे के अंदर जो गर्मी है उस गर्मी को वो ट्रैप कर लेता है और उसको कूलनेस में कन्वर्ट कर देता है। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। आपने एसीटोन का नाम सुना होगा। अगर हम एसीटोन को अपने आपके हाथ पे रख दिया जाए तो वो एसीटोन जो है इवेपोरेट होता है और जब वो इवेपोरेट होता है तो आपका हाथ ठंडा ठंडा महसूस करता है। When we put acetone on our hand, it get evaporized by taking heat from our hand and our hand feel cool। दूसरा इसमें है we should wear cotton cloth in summer। गर्मियों में जो कपड़े हम पहनते हैं वो कॉटन के पहनते हैं, क्योंकि कॉटन जो है हमारे बॉडी के अंदर जो मतलब स्वेट होता है उस स्वेट को एब्जॉर्ब करके और हमारे बॉडी को कूल रखता है, ठंडा रखता है। Often people sprinkle water on ground during summer। गर्मियों में हम घरों में छत पे या बाहर की तरफ पानी छिड़क देते हैं। पानी छिड़कने से क्या होता है कि जो पानी जाता है तो वो गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ का जो पोर्शन है वो कूल हो जाता है। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका पूरा हो गया। मैं आपको शॉर्ट रिव्यू दे दे रहा हूँ इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हमने पढ़ा मैटर के स्टेट और उसके सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसके लिए मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा आपका इसमें फ्लो है। इसको ध्यान से देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा वीडियो देखने के बाद। थैंक यू। और इसमें उठा के उठा लो तो इनको देख लेना आप। ये मैटर, ये सारे चीज इसमें फ्लो चार्ट के तहत बनाया हुआ है। इसको पढ़ोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज और है, ये भी आप देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। इसको पढ़ लोगे आपके सामने फोटोज दिखाई देगा। और उसके बाद आप ये दूसरे पेज को देखो। ये दूसरा पेज जो है, हाँ, इसमें भी इमेजेस को देखोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये आपके सामने ये केमिकल रिएक्शंस दिखाया हुआ है, ये पढ़ लेना। और ये जो दो फ्लो चार्ट हैं इन दोनों को ध्यान से देखो। इसको देखने के बाद आपका, पढ़ने के बाद आपका कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को।